आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। न्यूज इंडिया आपको बताते चले कि पिछले कई दिन से हम लगातार सभी वार्ड पार्षद का इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि वो अपने वार्ड में कितना विकास किए हैं। लगातार जनता के बीच में जाकर दिखा रहे हैं कि उनके वार्ड में कितना विकास हुआ, विकास की क्या सच्चाई है। इसी कार्यक्रम में मिथिलेश झा के पास आए हैं। उनके वार्ड में जो है कितना काम हुआ है, वार्ड नंबर 36 है, बताएंगे विकास के बारे में जब से वार्ड पार्षद है। और आपको बताते चले कि सहरसा को जो है 2 नगर निगम बना दिया गया है, दूसरा ओवरब्रिज दिया गया जिससे जनता को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो नगर निगम बना देने से सहरसा में क्या सर विकास होगा? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। और आपने लगातार सभी वार्ड जा करके और सभी जगह की समस्या को एक साथ देख रहे हैं और इन समस्याओं के साथ आप लगातार रूबरू हो रहे हैं। इसके लिए हम पत्रकार टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जानिए कि यह वार्ड नंबर 36 ये शहर के सबसे पूर्वी छोर पे बसा हुआ है। और यह वार्ड मुझे लगता है कि 40 वार्ड में ये सबसे अत्यंत मलिन, निस्सहाय, गरीब और सभी तरह की विकास की मुख्य धारा होता है, उन तमाम विकास की धारा से बिल्कुल वंचित पड़ा हुआ ये वार्ड था। और इन चीज़ों को महसूस करने के लिए आपको यहाँ के लोगों से भी आप मिलजुल करके इनकी जानकारी आप ले सकते हैं कि यहाँ पे मतलब मेरे बनने से पूर्व ये बहुत पूर्व में पंचायत की सीमा में आता था। और उसके बाद जब से ये नगर परिषद में आया, नगर पालिका में यह क्षेत्र कटा, उसके बाद जो भी हमारे माननीय बने वो कहीं न कहीं दूसरे मोहल्ला और दूसरे जगह के बने। उन लोगों का ध्यान जहाँ तक हो सका पड़ा। और लेकिन यह क्षेत्र जो है वार्ड नंबर 36 का क्षेत्र, यह क्षेत्र विकास से बिल्कुल वंचित रहा। और इसको पूरा करने में मुझे लगता है कि एरी चोटी बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत इस पर मंथन करके एक एक चीज़ को संवारते आज वार्ड की स्थिति को सुधार करते करते और मुझे लगता है कि स्थिति को हमने सम्मानजनक बना चुका है। और आइए हम बताना चाहते हैं कि इस वार्ड में, वार्ड नंबर 36 में, हमारे इस वार्ड में कहीं पागडंडी रास्ता हुआ करता था। और उसी पागडंडी की रास्ता से और ख़ास करके बरसात की मौसम में यहाँ चारों तरफ पानी से लबालब भरा रहता था। ना एक रिक्शा आ जाता था, साइकिल चलने वाले को भी बड़ी मुश्किल से आना जाना पड़ता था। और ख़ास करके उस स्थिति को जब हमने आँखों से देखा कि जिस दिन मेरी माता बहन लोग, जो कोई गर्भवती महिला हुआ करती थी या फिर कोई बीमार महिला, पुरुष, माँ बहन, माता बहन, जब वो मार्केट शहर की ओर जाते थे इलाज करवाने के लिए, उन लोगों को इतनी तबाही और इतनी परेशानी झेलना पड़ता था, उसकी कितना हम चर्चा करें। जो ये चीज़ को इस समाज के लोग जानते हैं। बहुत दूर तक एक भी रास्ता नहीं हुआ करता था जिस रास्ता से लोग गुजर करके और NH और सड़क पे, मुख्य सड़क पे, शहर के मुख्य सड़क पे वो जा सकता था। लाश को कंधे पे ले जा करके दाह संस्कार के लिए जाना पड़ता था। हमने बहुत ही मेहनत किया, बहुत हमने प्रयास किया, हमने लगातार कोशिश किया। जब मैं पहली बार 2007 में निर्विरोध निर्वाचित होकर के इस वार्ड के लोगों ने मुझे बहुत ही जामा पहनाया, बहुत ही सम्मान दिया कि इस वार्ड में मुझे लगता है कि अब बिहार में कोई अगर बना होगा निर्विरोध तो हो सकता है, लेकिन सहरसा के इतिहास में मैं पहली बार निर्विरोध निर्वाचित 2007 में हुआ था। मुझे भी खुशी मिला कि यहाँ के मुझे बड़े बुजुर्ग, सम्मानित दोस्त सभी लोगों ने मुझे निर्विरोध चुना और मैंने लगातार प्रयास शुरू कर दिया। सबसे पहला मैंने प्रयास किया था कि उस समय के यहाँ का सांसद हुआ करते थे शरद यादव जी, मैंने उनसे भी मिला,
प्रयास किया। मैंने इस वार्ड की स्थिति के बारे में उनसे रूबरू अवगत करवाया। उनसे मैंने एक योजना लिया था, जिस योजना पे हमने कुछ काम करवाया था, वो सड़क योजना था। उसके बाद फिर शरद यादव जी के बाद पप्पू यादव जी सांसद बने और मैंने वहाँ भी जा कर के प्रयास करते करते हमने खुर्दा तक पहुँच गया था और उनसे आग्रह किया कि मेरे वार्ड की बहुत ही बुरी स्थिति है, यहाँ पे मुझे आपसे कुछ सहयोग की आवश्यकता है और आप मेरा सहयोग करें। उनसे भी हमने एक अच्छा खासा योजना लेकर के और इस वार्ड में हमने एक लंबा चौड़ा सड़क बनवा दिया। उसके बाद हमारे उस समय के विधायक यहाँ का हुआ करता था संजीव कुमार झा जी, हमने उनसे भी प्रयास किया और उनसे हमने 2 सड़क लिया। एक सड़क हमने इस मोहल्ला के लिए बनवाया था और दूसरा सड़क इसी मोहल्ला के नया नगर हुआ करता है, वहाँ पे हमने बहुत लंबा दूरी तक मट्टी भराई का काम करवाया था। संजीव झा जी के बाद यहाँ का विधायक आलोक रंजन जी बने थे। हमने उनसे भी एक योजना लेकर के और अपने महादलित मोहल्ला में सड़क का निर्माण करवाया। उसके बाद एमएलसी में इसराइल बाबू हुआ करते थे, आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनसे भी हमने आग्रह करके 14,85,000 का एक योजना से एक लंबा सड़क का निर्माण करवा दिया था। उसके बाद इसराइल बाबू के बाद नूतन सिंह एमएलसी बने। हमने वहाँ भी प्रयास करके वहाँ से भी हमने एक सड़क बनवा लिया अपने वार्ड के विकास के लिए। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य माननीय मनोज झा जी, हमने पटना पहुँच करके वहाँ भी जा करके वहाँ भी हमने प्रयास करके बहुत ही शानदार 2 योजना हमने उनसे पास करवाया। उनसे हमने 2 योजना लिया और इस वार्ड में लंबा 2 योजना को भी हमने मिट्टी सोलिंग पीसीसी का काम करवाया। और इससे पूर्व हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष राजू महतो जी थे। हमने उनसे भी आग्रह किया था कि भैया शहर में बहुत पहले से विकास तो पड़ा हुआ है ही, और आप मुझे कुछ स्पेशल सहयोग करें और मदद करें। चूँकि आपका यदि सहयोग मिलता है तो चूँकि मेरे वार्ड की बहुत बुरी स्थिति है, तो उन्होंने छोटे भाई समझते हुए राजू भैया ने मुझे लगता है कि अपना निजी फंड मुझे दे करके मेरे वार्ड का बहुत बड़ा सम्मान किया था। और उस योजना से उन्होंने 2 योजना दे दिया। जो नगर पालिका की तरफ से जो मुझे योजना मिलता है, उस योजना पर तो मैं लगातार काम करता हूँ, लगातार प्रयास करता हूँ। लेकिन इसके बाद राजू भैया से भी हमने 2 योजना लेकर के जो एनएच से लेकर के विशाल फैक्ट्री की ओर जाने वाली सड़क पे हमने मिट्टी सोलिंग और पीसीसी का काम करवाया था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आइए कि मुझे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने मुझे वार्ड कमिश्नर बनाया था और मैं नगर पालिका से लड़ करके, उस बोर्ड से लड़ करके, वहाँ की विधि व्यवस्था को देखते हुए जो मैं विकास कर सकता था वही विकास हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद मैंने शरद यादव जी के पास, पप्पू यादव जी के पास, मनोज झा जी के पास, एमएलसी नूतन जी के पास, एमएलसी इसराइल रानी के पास, राजू भैया के पास, आलोक रंजन जी के पास, संजीव झा जी के पास, हमने जितना जो जनप्रतिनिधि आज तक बने हैं मेरे कार्यकाल में, हमने सबसे योजना लेकर के इस वार्ड को विकास को आगे बढ़ाने में हमने काम किया। अब आइए कि जब मैं दूसरे जगह से जा करके योजना को ला करके मैं यहाँ के लोगों को सेवा करने के लिए तैयार रहा, तो आप सोच सकते हैं कि मैं नगर पालिका में कितना लड़ा हूँगा। आपका अपना खुद का योजना होगा तो कितना किए होंगे। तो नगर पालिका की हिस्सेदारी में, जहाँ तक नगर पालिका की हिस्सेदारी की बात होती थी, तो मैं लगातार प्रयास करके सम्मानजनक तरीका से प्रयास करते हुए बोर्ड में हम अपनी पक्ष को रखते हुए अपनी वार्ड के विकास के जो वार्ड की स्थिति थी, बुरी स्थिति नज़र आया मुझे, उन चीज़ों को मैं लगातार अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से, सभी माननीय वार्ड पार्षद से भी हमने आपस में सहयोग लेन देन करके लगातार हमने कहा कि मेरी वार्ड की स्थिति बहुत बेखबर है। आप लोगों का अगर मेरे ऊपर यदि
निगाह है मेरे वार्ड की तरफ तो मुझे सहयोग करने का प्रयास करें। मैंने नगर पालिका से भी सम्मानजनक तरीक़ा से मुझे हमेशा जो योजना आया मुझे मिलता गया, और वार्ड से जो मुझे योजना मिला, नगर परिषद से जो मुझे योजना मिला, उसका मैं काम जत्र तत्र। आज मेरे वार्ड की स्थिति ये है कि कहीं मेरे वार्ड में लगता है कि कहीं कहीं एक आध दो जगह छोड़ करके छोटा छोटा हो सकता है गली कूचा कुछ छूट चुका होगा, ये अलग सी बात होगी, लेकिन हमने सब जगह मिट्टी सोलिंग और पीसीसी का काम करवा दिया है। अब भी जो छूटा हुआ है उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं आगे प्रयास करता हूँ कि वो जो भी बचा हुआ है मैं उसको पूरा कर लूँगा। तो सड़क के मामले में आज मैं प्रयास करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जो स्थिति आज 15 साल पहले की थी वो बिल्कुल इस वार्ड की स्थिति बदल चुका है। और मुझे लगता है कि ये मेरा किया हुआ नहीं है, और ये एक एक काम जो भी प्रयास है, इस जनता ने मुझे इतना मेरे ऊपर बिलीव किया, मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, मेरी माता बहन बुजुर्ग तमाम सम्मानित साथीगण मेरे ऊपर जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उसी प्यार के बदौलत आज मैं खुर्दा से लेकर के पटना से लेकर के तमाम जनप्रतिनिधि के घर जा करके मैंने दस्तक लगा करके विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता हूँ और प्रयास करता भी रहूँगा। अगर बात करें दूसरी तरफ कि ये तो मैंने आपको सड़क के बारे में बताया, और दूसरी स्थिति थी कि इस वार्ड में रोशनी की इतनी बेहद व्यवस्था खराब थी पत्रकार साहब, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत बुरा स्थिति था। इस वार्ड में आज से जमाने वर्ष पूर्व, मुझे लगता है मेरे जन्म से पहले मात्र एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था, वो भी 63 kV का। आज से 60 वर्ष पूर्व, 70 साल पूर्व लगभग में, मेरे जन्म से पूर्व एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था, वो भी मात्र 63 kV का, और वो ट्रांसफार्मर 15 दिन में खराब हुआ करता था, और उस बिजली लगातार बंद। 50 साल 60 साल पूर्व में जो पॉल लगा हुआ था वो 8 क्या वो कहते हैं 8 mm का या क्या होता है 8 फीट का क्या होता है छोटा सा पॉल, वो भी कहीं कहीं लगा हुआ था। यानी कि एक पॉल यहाँ तो एक पॉल बहुत दूर जा करके 2 फेज का तार लटका पड़ा हुआ रहता था, और वो उस तार पर भी ये स्थिति थी कि जगह जगह हर जगह गांठ बना करके जोड़ करके उसको काम निकाला जाता था। जरा से हल्की अगर हवा बहता था, अगर आंधी तूफान आया, वो तार तुरंत गिर जाता था और खतरा मंडराने लगता था। यहाँ कई बार खतरा भी हुआ, जान भी मवेशी का गया। हमने इन चीज़ों पर नज़र दिया। मुझे लगा कि बिजली की इतनी बुरी स्थिति, और मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमने बिजली विभाग में गया, बिजली के एग्जीक्यूटिव से मिला, एससी से मिला, पटना हमने गया, हमने प्रयास करना शुरू कर दिया कि भाई ये काम कहाँ से किस तरीक़ा से होता है कि शहर में और जगह इतनी सुंदर व्यवस्था और हमारे यहाँ की इतनी बुरी व्यवस्था क्यों है। तो मैं जाता था एग्जीक्यूटिव के पास, मैं जाता था एससी के पास, मैं जाता था एसडीओ के पास। मैं जब अपनी बात को रखता था, जब मैं उनके पास आवेदन देता था, तो वो बोलते थे कि आपके वार्ड का सर्वे नहीं हुआ है भाई साहब। तो मेरे यहाँ का वो सर्वे कैसे वंचित रह गया भाई साहब, ये मतलब सर्वे किया कौन आखिर कि मेरे वार्ड का सर्वे नहीं हुआ तो मेरे यहाँ काम नहीं होगा, बिजली से वंचित रहेगा। क्या इस वार्ड में लोग नहीं रहते हैं, क्या कंज्यूमर नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया बिजली की समस्या को लेकर के। भाई साहब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, मुझे इतना ज़्यादा मेहनत किसी भी काम में आज तक नहीं करना पड़ा। और स्थिति मेरे साथ यहाँ तक आ गया कि हम लोगों का बिजली फीडर हुआ करता था बैजनाथपुर में, और बैजनाथपुर फीडर को हमने वहाँ से हटवा करके सहरसा गंजला 2 फीडर से कनेक्शन जुड़वाया। और जिस आर में कुछ लोगों ने मेरे पीछे पड़ करके, और इस काम में हमने कुछ गलतियां भी कर दी जानकारी के अभाव में, कि पर्सनल मिस्त्री को ला कर करके फेज को बदलवा करके सहरसा कनेक्शन करवा दिया। वो भी मेरी भी गलती थी, और जिसके वजह कि मेरे ऊपर एफआईआर भी हुआ। और उस एफआईआर को टालने और उसको हटाने में क्या मशक्क़त करना पड़ा, क्या झेलना पड़ा,
वो मैं जानता हूँ, एक ईश्वर जानता है। उसके बाद हमारे दोस्त शमशेर जी, हारून जी, उनके पिताजी, मुझे लगता है कई ज़िला में उनका बिजली का काम चलता था। हमने वहाँ से जाकर के प्रयास किया कि भाई साहब ये काम हमारे यहाँ का कैसे होगा, किस तरीके से हो सकता है, आप मुझे सहयोग करें। आखिर मेरे वार्ड की स्थिति क्या इसी तरीके से रहेगा? लोगों ने मुझे विश्वास करके बनाया है और मेरे वार्ड की इतनी बुरी स्थिति रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक मैं झेलता रहूँगा? वार्ड कमिश्नर रहना नहीं रहना ये दूसरी बात है, लेकिन अगर वार्ड कमिश्नर ना रहूं या रहूं, लेकिन अगर इन चीज़ों को से तो आखिर लोगों को तो निजात तो दिलाना ही था ना, कि बिजली की व्यवस्था कम से कम हमारे यहाँ का दुरुस्त हो। हमने क्या किया, सहयोग लेकर के, प्रयास करके, अपने सर्किल से, अपने दोस्तों से, ऑफिस से, यहाँ से वहाँ से, सब जगह जा करके हमने 200 kV का ट्रांसफार्मर लगवाया। हमने सबसे पहले हमारे यहाँ 2 ट्रांसफार्मर हो गया, एक ट्रांसफार्मर हो गया 63 kV का, उसको भी हमने चेंज करवा करके दूसरा ट्रांसफार्मर मंगवा लिया, एक 200 kV का ट्रांसफार्मर मंगवा लिया, और एक नया नगर मोहल्ला है जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूरी की पर है, वहाँ भी हमने दूसरे ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जुड़वा लिया। और वार्ड में लगभग बहुत ज़्यादा ही संख्या में कहा जाए, हमने बड़ा वाला जो पॉल होता है उस पॉल की व्यवस्था करवा करके, और पूरे वार्ड में हमने कोशिश करके हर जगह जितना उपलब्ध हो सका मेरे पास पॉल, मैक्सिमम हमने कोशिश किया, लगातार कोशिश किया। और इतना ही नहीं, पॉल के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि किसी विभाग का कहीं पे पॉल रखा हुआ था और हमने वहाँ से जोर ज़बरदस्ती के माध्यम से हमने पॉल ट्रैक्टर से खिंचवा करके इस वार्ड में पॉल लगवाया। वहाँ भी मुझे बहुत सारी मशक्क़त झेलना पड़ गया, जेई एसडीओ तमाम लोगों का, सभी लोग आकर के फिर कंप्रोमाइज़ भी कर दिया आपस में कि बोले नहीं यहाँ की समस्या है। अगर मिथिलेश झा जी ने इस तरह का काम कर गया तो वो अपने लिए नहीं किया, वो इस मोहल्ला के लिए, इस समाज के लिए, इस कुव्यवस्था के लिए किया है। हमने तो पूरी तरह सरेंडर कर गया कि देख लीजिए मेरे वार्ड की स्थिति कितनी बुरी है। अगर हमने पॉल को चोरी करके कहा जाए, इसको कि घींच करके कहिए, कि ज़बरदस्ती कहिए, कि हमने अपने पैसा लगा करके जिस भी तरीक़ा से हो हमने अगर व्यवस्था करी है तो हमने यहाँ के आम लोगों के लिए किया है। इतनी मशक्क़त झेलते हुए पॉल को हमने गड़वाया, तमाम जगह अपना पैसा खर्चा करके, गड्ढा करवाना, ट्रैक्टर को मंगवाना, हाइड्रा को मंगवाना, ट्रॉली मंगवाना, सारा में तेल डालना, ड्राइवर का खर्च देना, बिजली मिस्त्री का खर्च देना, तमाम चीज़ को लगा करके अपने घर के अपने पॉकेट का पैसा लगा करके हमने धीरे करके सारी व्यवस्था को दुरुस्त किया है। लेकिन बिजली की व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ 100% सुव्यवस्थित नहीं हुआ है। फिर भी मैं प्रयासरत हूँ कि चूँकि नया लोग हमारे मोहल्ला में आकर के बस रहे हैं, जहाँ जिनका ज़मीन है वहाँ लोग ज़मीन जहाँ लोग खरीदा हुआ है वहाँ पे नया घर बन रहा है, उन लोगों का भी प्रयास रहता है कि हमारे घर के पास पॉल गड़ जाए, बिजली लग जाए। तो कुछ जगह जो वंचित है उसको हम निश्चित रूप से प्रयास में लगे हुए हैं, उनको भी हम प्रयास करते हुए निश्चित रूप से उनका हम भरपाई करने का कोशिश करेंगे। तो बिजली की ये व्यवस्था रही, और जहाँ तक हो सका हमने अभी पूरी वार्ड में भी बिजली की व्यवस्था करवा लिया। उसके बाद व्यवस्था यहाँ तक आया कि बिजली तो लग गया, और बिजली के माध्यम से लोग कंज्यूमर बनते ढेर सारा कंज्यूमर भी बना, लोग अपने घर में बिजली जलाना शुरू किया। लेकिन ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है कि पॉल पर कोई अपना लाइट लगा दे, कोई मरकरी लगा दे, कोई भेपर लगवा दे। ये तो सरकारी तंत्र के माध्यम से ही चलता है। इसके लिए भी हमने लगातार 6 दफ़ा प्रयास करते हुए नगर परिषद से जब जो लाइट जिस समय में जो आया, हमने बहुत कोशिश करते हुए इस वार्ड में 6 दफ़ा लाइट लगवाया। लेकिन बृहत स्तर पे ज़्यादा संख्या में लाइट नहीं हुआ करता था, ज़्यादा संख्या में लाइट नहीं मिला। कभी बड़ा वाला मरकरी लगवाया, कभी छोटा वाला मरकरी भी लगवाया, कभी
स्ट्रीट लाइट का जो छोटा वाला साइज होता है उसको किसी वर्ष ने हमने लगवाया, किसी वर्ष सभी पॉल पे 100 वाट का बल्ब लग गया। और इस बार मेरे हाथ में कुछ चीज़ आ गया था, एक स्पेशल ऐसा चीज़ आ गया कि मुझे लगा कि इसमें अगर मेहनत किया जाए तो हम अपने वार्ड को मुंबई की तरह बना देंगे। और हमने लगातार प्रयास करते हुए जब इस बार जो सरकार की व्यवस्था हुई कि लाइट हर जगह लगेगा, तो हमने पहला प्रयास करके और उन लोगों के साथ लगातार बैठक करके कोशिश करके और वहाँ से हमने जिस भी टेक्निक और सूत्र के माध्यम से हो सका, हम अपने वार्ड में बड़ा वाला वेपर लाइट 110, क्या होता है कितना वार्ड बोलते हैं, 110 वार्ड का बड़ा वाला जो होता है, जो NH के मुख्य चौक चौराहे पे लगाया जाना था, हमने उस लाइट को वार्ड के एक एक पॉल पे पूरा कर दिया। हो सकता है 2-4 छूट गया होगा, ये अलग बात है, लेकिन हमने वार्ड के एक एक पॉल पर सुव्यवस्थित तरीक़ा से पूरे वार्ड को सजा दिया। क्योंकि मेरे हाथ में कुछ व्यवस्था आ गया तो हमने इस काम को भी पूरा कर लिया। रही बात, फिर वो लाइट तो ख़राब होगा ही, क्योंकि कुछ लाइट ऐसा भी है जो 24 घंटा जल रहा है, तो निश्चित तौर पे कुछ लाइट ख़राब भी होगा, कुछ लाइट चलता भी रहेगा। और उसके लिए भी हमने प्रयास किया है, लिखित रूप में दिया है ऑफिस को, विभाग को, कि जो भी हमारा लाइट ख़राब है उस लाइट को हटा करके फिर उस जगह पे दूसरा लाइट लगाने की व्यवस्था कराई जाए, या फिर उसी लाइट को आप रिपेयरिंग करके व्यवस्था कर दें। इसमें भी मैं लगा हुआ हूँ। मेरे वार्ड में कुछ लाइट ख़राब भी हो गया है, प्रयास में लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि वो भी काम जल्दी ही हो जाना चाहिए। अब देखिए, चूँकि आप विकास की बात से जुड़े हुए हमसे बात करने आए हैं, आप विकास की चर्चा कर रहे हैं, तो एक समस्या मेरे यहाँ का और भी था। जब मैंने अखबार में पहली बार पढ़ा था उज्ज्वला योजना के बारे में, और जब मैं उज्ज्वला योजना के बारे में भली भांति हर चीज़ को समझा, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम हमारे यहाँ की जो खास करके जो हम जिस वार्ड में रहते हैं, यहाँ पे जो मेरी माता बहन है, जिस टाइप की माता बहन यहाँ पे गरीब टाइप के लोग जो हैं, उन लोगों को जलावन जहाँ तहाँ से ला करके और घर में चूल्हा छोटा छोटा बना करके उस पर खाना बनाना पड़ता था। और हमने सोचा कि ये सरकार का बहुत ही ज़बरदस्त योजना है और इस योजना पे काम करनी चाहिए। हमने पूरे वार्ड के लोगों को सूचित करके और उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 5 दफ़ा हमने गैस कनेक्शन वितरण करवाया। 70-80% लगभग 80% से 85% लोगों को, हर परिवार में जिनके पास राशन कार्ड है उनमें लगभग 85% लोगों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ हमने माता बहन को दे दिया है। अब भी यदि कुछ लोग यदि छूटा हुआ है तो उसका भी आवेदन लगा हुआ है। चूँकि लेट से आवेदन आया है तो उनको भी मैं प्रयास में लगा हुआ हूं कि जो भी 10% लोग, 15% लोग छूट चुके हैं, मैं उन्हें भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो उज्ज्वला योजना में भी मैं समझता हूं कि सम्मानजनक स्थिति में हमने बहुत ही सुंदर और अच्छा काम किया। और एक दूसरा चीज़ है कि गरीब मोहल्ला के लिए, वैसे शहर में, टाउन में, बाज़ार में जो अमीर लोग बसे हुए हैं, जिनके यहाँ की आमदनी बहुत ज़्यादा है, शहर में खास करके नौकरी पैसे वाले लोग बसते हैं, नौकरी है, व्यवसाय है, पैसा है, कई प्रकार का बिजनेस है। लेकिन खास करके मेरे वार्ड में, यह वार्ड 400 वर्ष पहले से बसा हुआ है। ये गांव की तरह है, ये गांव है और ये गरीबों का, ये गरीब है पूरी तरह, गरीबों का मोहल्ला है, गरीबों का ये मोहल्ला है। तो यहाँ पे क्या है कि राशन कार्ड की बहुत ही सख्त ज़रूरत था। और राशन कार्ड पे क्या हुआ कि हमने राशन कार्ड के लिए हमने लगातार प्रयास किया और कई दफ़ा, लगभग 5 से 6 दफ़ा राशन कार्ड के लिए और प्रयास करते हुए आज मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसा कुछ ही परिवार बच गया होगा
बहुत कम, नॉर्मल 2%, मुश्किल से 2% परिवार, 1% परिवार कि जो कि राशन कार्ड से वंचित होगा, और वो भी उस स्थिति में जिन्होंने मेरे पास आज तक कोशिश ही नहीं किया या फिर कागज़ ही नहीं दिया, जमा किया या प्रयास नहीं किया। ऐसा ही लोग कहीं इक्का दुक्का, वो किसी बिजनेस में है, बिजी है बहुत ज़्यादा, हाँ, उस स्थिति में नहीं बना है। हमने राशन कार्ड का भी काम पूरा कर लिया है। और उस राशन कार्ड की भी स्थिति में मैं एक स्पेशल बात बताना चाहता हूँ कि राशन कार्ड में भी 2-3 तरह की चीज़ें हैं। एक होता है अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड गरीबों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक तो होता है बीपीएल लाल कार्ड, जो कि अब तो बंद हो गया है। एक अंत्योदय कार्ड था, और उस अंत्योदय कार्ड पर अगर उस फैमिली में यदि एक भी सदस्य है, 2 भी सदस्य है, उन्हें भी 35 किलो गेहूं चावल मिलता है। मात्र अगर एक सदस्य है परिवार में, उनको भी 35 किलो गेहूं चावल। तो अंत्योदय कार्ड हमने इस वार्ड के लिए 94 कार्ड बनवा दिया, सिर्फ अंत्योदय। इसके अलावा जितना और जो भी कार्ड था, बाकी सब जनरल कार्ड हमने, जो कि बीपीएल कार्ड के रूप में उजला कार्ड है जिस पे राशन मिल रहा है खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, हमने सभी लोगों को वो कार्ड बनवा दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं राशन कार्ड के मद में भी, उस दिशा में भी हमने इस वार्ड में सम्मानजनक काम किया है। और आप चर्चा किए बहुत सुंदर बात कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आइए मैं इसके बारे में विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मैं लगातार बोल रहा हूँ कि हमारा ये वार्ड नंबर 36 बहुत ही गरीब वार्ड है, और इस वार्ड में आवास योजना की सख्त ज़रूरत। और इस योजना में, आवास योजना में खास करके ऑफिशियली विभाग की ओर से इतनी सारी जटिलताएं, इतनी सारी व्यवस्था को अव्यवस्थित करके बनाए रखना, ये तमाम असुविधा का कारण और कम होना, ये सारी गड़बड़ियाँ यहाँ से लेकर के पटना तक की गड़बड़ी है। हमारे सहरसा ऑफिस से लेकर के और पटना तक की गड़बड़ी रहा, जिसके द्वारा भ्रष्टाचार होता है। और ये भ्रष्टाचार, इसको पूरी तरह से कहा जाए, पत्रकार साहब मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि इसमें लूट खसोट का भी कोई कसर नहीं। और उस आड़ में, चूंकि मेरा वार्ड इस तरह से इतना गरीब वार्ड है जहाँ से मैं उघाई नहीं कर सकता हूँ, जो मेरे लिए एक समस्या बनता है। और जो समस्या मेरे लिए है कि मैं अपने पॉकेट से लगा करके 2 लाख 4 लाख रुपया कहीं पे पहले से पहले जमा कर देना, ये आप सोच सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जितने भी लोग मेरी बात को सुनेंगे, सुन रहे हैं, सब लोग इस बिंदु पर मेरे विचार पर विचार करें। तो इस चीज़ में भ्रष्टाचार और पसंदीदा वार्ड, पसंदीदा लोग, गरीबों का हितैषी नहीं बनना, अमीरों के पास आवास चला जाना, कहाँ से पैसा ज़्यादा आएगा, कौन पेमेंट करेगा, किस वार्ड में ज़्यादा आवास जाना चाहिए, किस वार्ड में कम जाना चाहिए, किसने मुझे मदद किया, किसने मुझे मदद नहीं किया, मैं कितना खोल के बुलवाना चाहते हैं पत्रकार साहब। लेकिन फिर भी इस जनता का प्यार मानने के लिए जब मैं सड़क योजना में, जब मैं खुर्दा तक ठंडी में जा सकता हूं और मनोज साहब पटना के पास जा सकता हूं, एमएलसी से योजना ले सकता हूं, तो क्या मैं आवास योजना में कसर छोड़ सकता हूं? क्या कसर तो हमने नहीं छोड़ा, कितना परसेंटेज? लेकिन मेरे यहाँ आज जितना ज़रूरत है मैं आज तक पूरा नहीं कर सका हूँ। ये मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। आज मेरे वार्ड में एक एक लोग गरीब हैं, एक एक लोग परेशान हैं,
बहुत कम संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको आवास की आवश्यकता नहीं है, जिनके घर में सरकारी नौकरी है, जिनके पास 4 व्हीलर है, जिनके पास अपना सुव्यवस्थित अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो ज़मीन दौलत वाले लोग हैं। ठीक है, मुझे उनको नहीं देना चाहिए, उनको मैं कभी नहीं दूंगा, ये बात चल सकता है। लेकिन आखिर जिनके पास फूस का घर है, जो गरीब लोग हैं, जो महादलित समुदाय से हैं या सवर्ण समुदाय से यदि बहुत गरीब लोग हैं, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? अगर उनको मैं आज तक नहीं दे सका हूँ, इसमें मेरा प्रयास और कसर की कमी नहीं है। कुछ कमियाँ ऑफिस की, कुछ व्यवस्था की, कुछ भ्रष्टाचार का, लेकिन हमने अब तक लगभग 72 आवास को हमने पूरा किया है और ये 72 आवास से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ कि हमने सड़क के लिए जो प्रयास किया उसमें मैं संतोष जाहिर किया आपके पास कि मैं बहुत प्रयास करते हुए मैं ठीक हूँ, लेकिन आवास मामले में आज मुझे मेरे यहाँ आवास योजना का लाभ 400 कम से कम चाहिए पत्रकार साहब। आज मैं 72 मात्र मैं बना सका हूँ, मतलब 72 का मुझे लाभ मिला है, 25% होगा। लेकिन एक बात मैं और भी बताना चाहता हूँ, जो मिला वो तो ठीक है, लेकिन इस बार का जो नया योजना आया है आवास के लिए, जो फेज़ है, जो 5th फेज़ है, जिसमें सरकार के जो गाइडलाइन आया है नगर परिषद को, उसमें हमने बहुत प्रयास कर लिया और लगभग 214 लोगों का नाम हमने एंट्री करवाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये 214 लोगों में कटते छाँटते हटते, किसी में कागज़ में कमी, किसी में कुछ कमी, किसी में आधार की संख्या में कमी, किसी के राशन कार्ड में ज़रा सा कमी, तो 200 से कम हमारे यहाँ कम नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द संभावना दिख रहा है कि जल्दी से जल्दी हो भी जाना चाहिए। मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ, मैं प्रयास में इतना लगा हुआ हूँ कि 5 से 10 मार्च के बीच मैं पटना नगर विकास भी जाऊंगा। मैं अपनी सारी व्यवस्था को ले जाकर के वहाँ विभाग में जो काम करने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी संपर्क करूंगा और उनसे मैं अपनी व्यवस्था के बारे में बताऊंगा कि मेरे वार्ड की ये स्थिति है, हमने इतने लोगों का नया में ऑनलाइन करवाया है, हुजूर इसको जांच करवा करके मुझे इसकी लाभ दिया जाए, मेरे वार्ड के लोगों को लाभ दिया जाए। मैं प्रयास करूंगा और अगर मैं प्रयास करूंगा तो मुझे विश्वास है कि ये होगा भी। और एक जानकारी मैं और भी देना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में वैसे वार्ड 40 हैं और बहुत कम ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे भूमिहीन लोग बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं है। सभी लोगों के पास अपना ज़मीन है, जगह है, घर है, मकान है, द्वार है, चाहे झोपड़ी है, झुग्गी है, लेकिन मेरे यहाँ एक मोहल्ला ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे बिहार सरकार की ज़मीन पे लगभग 100 से अधिक परिवार बसा हुआ है, लगभग 30 वर्षों से। उस मोहल्ला का नाम हमने नया नगर रखा है। वहाँ पे 100 से अधिक परिवार बसा हुआ है, लगभग 300, 400, 500 लोग हैं वहाँ पे। तो वहाँ के लिए हमने भूमिहीनों के लिए एक स्पेशल पैकेज की भी व्यवस्था के लिए हमने लिख करके नगर विकास को भी दिया था, सहरसा नगर परिषद को भी दिया था और उसका सर्वे हो चुका है। मुझे लगता है कि बहुत कम समय में वहाँ पे कॉलोनी बन जाना चाहिए। जिस तरीक़ा से मैं लगा हुआ हूँ, जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, सहरसा नगर परिषद से लेकर के डीएम कार्यालय से लेकर के और पटना नगर विकास के लिए भी मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ भी जाकर के मैं कोशिश करूँगा कि उस नया नगर मोहल्ला के लिए जहाँ पे भूमिहीन 100 से अधिक परिवार बसा हुआ है, तो वहाँ के लिए कॉलोनी बनना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। और मेरा विश्वास कहता है ये कॉलोनी निश्चित रूप से बन जाना चाहिए और बन भी जाएगा, क्योंकि हमारा सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सरकार नगर विकास को इसका रिपोर्ट चला गया है और जैसे ही राशि आवंटन होता है तो मुझे लगता है कि शहर में यदि कहीं भी अगर इस तरह का काम होगा, महादलित के लिए या भूमिहीनों के लिए जो कॉलोनी बनने की बात होगी, तो हमारे यहाँ नया नगर वार्ड नंबर 36 में
चूँकि वहाँ पे बिहार सरकार का बहुत ज़्यादा ज़मीन भी है, उसी ज़मीन पे वो लोग बसे हुए हैं। और उस समय के आज से 30 वर्ष पूर्व उस समय के तत्कालीन डीएम साहब उनको वहाँ पे बसाए थे। और उस मोहल्ला के लिए भी हम लगातार, चूँकि वो लोग कुष्ठ रोगी भी हैं, कुछ लोग काफ़ी गरीब लोग हैं, और कुछ लोग पहले तो भिक्षाटन बहुत ज़्यादा संख्या में था उस मोहल्ला से, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग भिखारी टोला भी बोल देते हैं उस मोहल्ला को। लेकिन अब वो व्यवस्था धीरे धीरे सब घटता हुआ जा रहा है। हमने सामाजिक सुरक्षा कोषांग से लगातार जुड़ करके वहाँ के डायरेक्टर से, वहाँ के ऑफिसर से बहुत दिनों से लगातार संपर्क बना करके मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे उस मोहल्ला में 3 बार 4 बार डीएम को भी ले गया था, इससे पूर्व के डीएम, एसडीओ साहब को ले गया था, कार्यपालक पदाधिकारी भी हमारे नगर परिषद के कई बार गए हुए थे पूर्व के, और जो भी ऑफिसर होते हैं शहर में जिस भी विभाग के हो, मैं तमाम लोगों को उस मोहल्ला में ले जा कर के और रूबरू करवाता हूँ, ताकि वो लोग अपने आँखों से देख ले कि ये लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसमें मुझे सामाजिक सुरक्षा कोषांग से बहुत सहयोग मिला। हर वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से बहुत ही सुंदर अच्छी क्वालिटी का पर्याप्त मात्रा में हर वर्ष ठंडी की मौसम में कंबल का वितरण करवा लेता हूँ। और सामाजिक सुरक्षा कोषांग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के। इस बार कंबल नगर परिषद से भी दिया गया है, और इस बार 50 लिए। इससे पूर्व भी देखिए, इस बार 50 कंबल नगर परिषद से मिला। तो हमने इस ठुट्ठी टोला मोहल्ला, जो यहाँ के जो महादलित मोहल्ला है, यहाँ के लोगों के लिए हमने सेवा कर दिया। और सामाजिक सुरक्षा से जो हमने कंबल लिया, व्यवस्था करवाई, तो नया नगर के लिए व्यवस्था करवा दिया। यानी कि मिलजुल करके सब लोग जरा जरा सा खुश रहें और सब गरीबों का सेवा होता जाए। मेरे पास इतनी, देखिए यहाँ इस वार्ड में ऐसे लोग इतने गरीब हैं कि अगर मैं ट्रक से भी यदि कंबल मंगवाता हूँ फिर भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि गरीब लोग हैं। यहाँ जो भी चाहिए सब जाना चाहिए। सब जाना मतलब गांव घर की भाषा में हम लोग बोलते हैं, निमंत्रण जब देने जाते हैं ना, हेरे नूनू सबका सब जना नोट दे दी है। सब जना का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं सबको निमंत्रण दे दो। तो यही व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है तो यही है। गरीब लोगों की संख्या अधिक है। देखिए, जो भी चीज़ हम कुछ लाते हैं कहीं से, मांग के, चांग के, प्रयास करके, मशक्क़त करके, कोशिश करके, धूप में जल करके, ठंडी में जा कर के, पैदल जा कर के, साइकिल से जा कर के, मोटरसाइकिल से जा कर के, ठंड में, धूप में, वर्षा में, रात में, सुबह में, दिन में, जो संख्या मुझे मिलता है, अगर चापाकल की बात करें तो एक बार मुझे मिला 20। अब बताना चाहते हैं कि यहाँ पे चाहिए 400 चापाकल, क्या कर सकते हैं। तो मुझे मनाना पड़ता है बाकी लोगों को, उनको पैर छूना पड़ता है, पैर पे गिरना पड़ता है, भर पाजा पकड़ना पड़ता है, भैया माफ़ कर दीजिए, क्या करें, आपके मोहल्ला में 2 लगवा दिए ना, क्या कर सकते हैं। मेरे पास हम इतने अमीर लोग भी नहीं हैं कि हम अपने घर से खरीद करके दे सकते हैं। आज हमारे वार्ड, बहुत सारे वार्ड पार्षद हैं, इतने अमीर लोग हैं, वो चाहे तो एक वार्ड को गोद भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी इतनी संपन्नता है भी नहीं कि हम लोगों को अपने घर से बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सहयोग की अगर बात होती है तो मैं कहीं चुक भी नहीं करना चाहता हूं। अगर कोई बीमार पड़ गया, अगर 2000 लगेगा तो भटकने नहीं देना जाना है। मैं करता हूं, मैं ऐसे ऐसे जगह करता हूं। स्वास्थ्य शिक्षा क्या व्यवस्था वार्ड में? स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर के हमने बुनियाद सेंटर से 7 बार 8 बार कैंप लगवाया, और कैंप लगवा करके मुफ्त में दवा वितरण, डॉक्टर को बुलवा करके, गोपाल शरण जी आए, हड्डी के डॉक्टर को भी हमने बुलाया, मतलब कई बार कई तरह के डॉक्टर को हमने बुलवा करके कैंप लगवा करके और मुफ्त में दवा का वितरण भी करवाया। और वर्षा की मौसम में ब्लीचिंग की व्यवस्था करवाना। कोरोना काल में ये जो महामारी चला कोरोना का, इसमें तो मैं पूरी तरह टूट गया। ये समझ लीजिए कि जो वार्ड गरीब था
वहाँ के प्रतिनिधि को इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, वो प्रतिनिधि ही जानता होगा कि विकट स्थिति में जो लोग घर में सो रहा है, जो प्रत्येक दिन मजदूरी करने वाले लोग जो शहर जा कर के 100-200 रुपया कमा करके ला करके अपने घर के बाल बच्चे का भरण पोषण करते थे, अगर वो रातों रात नोटबंदी की तरह एकाएक घर में सो जाता है, उस परिवार का क्या स्थिति हुआ होगा सोच सकते हैं। बेरोजगार हो जाते तो क्या होगा। उस स्थिति में पत्रकार साहब हमने क्या किया, लोग मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया। कुछ लोग रोना बिलखना तक शुरू कर दिया कि मुखिया जी क्या करेंगे, मार्केट जाते हैं तो पुलिस वाले लाठी से मारते हैं, कहीं मांगने के लिए जाते हैं कुछ कहने के लिए तो कोरोना वाला आ गया है, इसको भगाओ। बहुत परेशानी है। हमने डीलर जहाँ से माल लेते हैं किसी तरीक़ा से सेटिंग करके जैसे तैसे जिस भी व्यवस्था से हुआ, मैं स्पष्ट क्या बोलूं, कुछ सस्ता में ही सही, हमने 2 क्विंटल गेहूं चावल अपना पैसा से खरीद करके जितने भी इस तरह के असहाय लोग थे, हमने 20 किलो 25 किलो 15 किलो करके सब में बंटवाया पहली बार। उसके बाद शहर में जितना भी लोग हमारा जानने वाला लोग था, चाहे वो एनजीओ हो, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, अमीर लोग थे या कुछ इस तरह के मेरे सर्किल में जो अमीर टाइप के लोग थे, पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक ऑफिसर, तमाम लोगों को हमने प्रयास करके और लगातार कोशिश करते करते और कभी चावल, कभी गेहूं, कभी आटा, कभी मास्क, कड़वा तेल, साबुन, तेल, सर्फ, लगातार हमने मांग चांग करके उनको फ़ोन करके, उस एनजीओ वाला को फ़ोन करके, उस करोड़पति को फ़ोन करके, उस सामाजिक संगठन को फ़ोन करके, तमाम लोगों को फ़ोन पे बुला बुला करके, कभी कच्चा खाना, कभी पक्का खाना, कभी मुढ़ी, कभी दाल, कभी चूड़ा, कभी सत्तू, इस तरीक़ा से वितरण लगातार करवाते गए और सरकारी व्यवस्था भी मुझे मिलता गया। सरकारी व्यवस्था में सीओ साहब, जो लेडी सीओ थी तोसी मैडम, उन्होंने भी मुझे मदद किया था कि तोसी मैडम से भी हमने आग्रह किया था सीओ साहब से कि मैडम मेरे वार्ड की बहुत ही बुरी स्थिति है, वार्ड नंबर 36 नया नगर, उसको लोग शहर में भिखारी टोला के नाम से कहते हैं, ज़रा वहाँ आकर के ज़रा सा देख लें क्या स्थिति है मैडम। तो मैडम बेचारी सर्वे करवा करके मेरे वार्ड में बहुत ही व्यवस्थित तरीक़ा से, सुंदर तरीक़ा से और सुंदर आइटम का उन्होंने वितरण करवाया था और बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोगों का सहयोग रहा, सभी दोस्त सर्किल का सहयोग रहा, सभी करोड़पति का सहयोग रहा। तो मेरे वार्ड, देखिए ये सब होता है प्रयास करने से भाई साहब। अगर मैं सो जाता ना तो फिर क्या व्यवस्था होता, और मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे खून में है भाई साहब। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि लोग मुझे बार बार वोट दे, मुझे बार बार मुझे ही जितावे। मैं इसलिए करता हूँ कि जिस दिन मैं मर जाऊँगा, जिस दिन मैं इस पद पे नहीं रहूँगा, तो लोग मुझे याद करें, लोग मुझे ये कहे कि मिथिलेश कोई ऐसा चीज़ था कि रात में भी, दिन में भी, सुबह में भी, शाम में भी, हॉस्पिटल में भी, यहाँ भी, वहाँ भी, सब जगह मिथिलेश 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 मिथिलेश। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ वार्ड की स्थिति हमने बता ही दिया। शिक्षा की कितनी बुरी स्थिति होगी आप खुद भी समझ सकते होंगे। और हमने हमारे वार्ड में लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में, 8 किलोमीटर के रेंज में, मेरे वार्ड से 8 किलोमीटर की रेंज में एक भी विद्यालय नहीं, एक भी आंगनबाड़ी सेंटर नहीं, एक भी शिक्षण व्यवस्था कहीं से भी कुछ भी नहीं था। सिर्फ मैं 1997 में साक्षरता मिशन का मैं वार्ड नंबर 22, यानी कि 4 वार्ड में अभी वो विभक्त हो गया है, उस वार्ड का मैं सेक्रेटरी था 1997 ईस्वी में।
तो साक्षरता मिशन में चलवा करके हमने सिलेट पेंसिल कागज़ कलम का वितरण करवाता था और क्लस्टर सेंटर चलवाता था। तो कुछ लोगों को हमने 100-200 लोगों को साक्षर बनवा दिया था उस समय में। क्योंकि मैं भी विद्यार्थी था, मैं भी पढ़ाई कर रहा था और उस समय में मेरे ऊपर कुछ ये आ गया कि ये सेवा करना अच्छी बात है, किसी को साक्षर बनाना, ये इससे माँ सरस्वती माता खुश होंगी। तो हमने इस भावना से साक्षरता मिशन में हमने काम करना शुरू किया और बहुत सारी व्यवस्था को सुंदर तरीक़ा से हमने चलाया। तो 100-200 लोग साक्षर हो गए और विद्यालय की व्यवस्था तो बिल्कुल कहीं था ही नहीं। तो हमने इसी वार्ड में, चूँकि विद्यालय के लिए सरकारी ज़मीन होना निहायत ज़रूरत था। अगर सरकारी ज़मीन नहीं है, कोई दान देने वाला हो, कोई दान देने वाले लोग होना चाहिए था और दान देने वाले लोगों का संख्या था ही नहीं, ना कोई प्रयास करने वाला था। अगर दान देने वाले का अगर संख्या का अगर आ भी जाता तो प्रयास करने वाले लोगों का कमी था। तो इस स्थिति में हमने नया नगर की ज़मीन पे, जो बिहार सरकार का बहुत बड़ा जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब बिहार सरकार की ज़मीन है, हमने शिक्षा विभाग में जा कर के वहाँ से प्रयास करके क्या कहते हैं सतत शिक्षा अभियान, उनका वो जो ऑफिस बम्फर चौक के आसपास था, हमने वहाँ से जा कर के मिल कर के वहाँ से हमने एक विद्यालय को पास करवा लिया, नव सृजित प्राथमिक विद्यालय। और उस विद्यालय का निर्माण नया नगर की ज़मीन पे, वहाँ पे हमने एक विद्यालय का निर्माण करवाया। और विद्यालय का जो निर्माण हुआ पत्रकार साहब, वो मायने नहीं करवाया। हमने प्रयास करके पास उस सब करवा दिया, लेकिन वहाँ का जो टीचर थे, चूँकि ज्वाइंट खाता और उन्हीं के खाता में पैसा जाना था, उन्हीं के खाता में पैसा गया और मैं मास्टर साहब ही बनवाए उस विद्यालय को। सिर्फ हमने क्या किया कि स्कूल का निर्माण करवाया और पैसा को रिलीज करवा दिया। क्योंकि जिस व्यवस्था से जिसको जैसे चलना था उसी व्यवस्था से चलता, उसमें हम तो ठेकेदार हो नहीं सकते थे कि मेरे पैसे मैं बनवा दूंगा, मुझे पेमेंट मिलेगा। हमने प्रयास करके उसको ये कर दिया। तो हमारे यहाँ एक विद्यालय हो गया है, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नया नगर। और उसके बाद इस वार्ड में हमने 2 आंगनबाड़ी सेंटर की व्यवस्था कराई। एक व्यवस्था उसी नया नगर की धरती पे एक आंगनबाड़ी सेंटर, और दूसरा ठुट्ठी टोला सामुदायिक भवन के पास मुसहरी टोला, यहाँ पे हमने दूसरा आंगनबाड़ी सेंटर की व्यवस्था करी। और दोनों सेंटर पे एक सेविका एक सहायिका, एक सेंटर पे एक सेविका, दूसरा सेंटर पे एक सेविका, एक सेंटर पे एक सहायिका, दूसरा सेंटर पे एक सहायिका। इसका भी नियुक्ति का जो प्रक्रिया था वो नियुक्ति भी हो गया। और फिर पढ़ने लिखने की इस व्यवस्था को हमने और भी सोचा कि आंगनबाड़ी सेंटर से मजबूत एक पढ़ाई नहीं हो सकता है। ये एक छोटा सेंटर होता है, ऐसे बच्चे को लाया जाता है और इसको खिलाना सिखाया जाता है, उसको बैठना सिखाया जाता है, उसको पढ़ने के लिए एक रास्ता तैयार किया जाता है। ये आंगनबाड़ी सेंटर, और उसमें भी उतने लोग ईमानदारी पूर्वक तो कहीं भी कुछ नहीं होता है। तो हमने क्या किया कि कुछ स्वयंसेवी संस्था इस तरह का है, वैसे सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से भी सामाजिक सुरक्षा जो है कल्याण विभाग भी है, हमने वहाँ से भी प्रयास करके 2 बार 3 बार सेंटर को भी चलाया अलग अलग पढ़ने लिखने के लिए। टीचर भी आया करते थे, वहाँ पे 2 घंटा पढ़ाते भी थे, जिसमें 20 से 25-30 बच्चा हुआ करता था एक सेंटर पे, दूसरा सेंटर पे भी 10-20 बच्चा हुआ करता था, वो भी चला हमारे यहाँ। बाल श्रमिक विद्यालय भी हमारे यहाँ चला। और आज हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय तो मात्र एक है, 1 क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक, और दूसरा विद्यालय सरकारी हमारे यहाँ है नहीं इस वार्ड में। लेकिन इस वार्ड में प्राइवेट विद्यालय सेंट जेवियर्स स्कूल है, और उस सेंट जेवियर्स स्कूल अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लोग ही पढ़ सकता है। प्राइवेट लोगों का मतलब होता है, सरकारी लोगों का मतलब हुआ जान ही रहे हैं, प्राइवेट लोग मतलब हुआ पैसा वाला, सरकारी लोग मतलब हुआ कि हमारे जैसे आम जान गरीब गुरबा लोग, ऐसे लोग। हाँ, जैसे हम लोगों को कुछ भी नहीं, अकर फकर। आज भी इतना दिन हो गया है एल्वेस्टर के मकान में रह रहे हैं, ज़िंदगी उसी तरीक़ा से चल रहा है।
तो मुझे खुशी इस बात से मिलता है, पैसा कम होना या ज़्यादा होना ये तो अलग बात है। पैसा तो लोग किसी फील्ड से भी कमा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी का धन जो है सो टिकाऊ होता है और मरने के बाद उसी का सब कुछ जिंदा रहता है। नाली और पानी का क्या व्यवस्था है? नाली और पानी की व्यवस्था में हमने तो बताया कि कई दफ़ा हमने चापाकल यहाँ पे लगवाया था, कई दफ़ा, जहाँ से जो जुगाड़ हो सका। हम अपनी तरफ से भी अपना निजी पैसा से भी नया नगर की जमी पे हमने 10-12 चापाकल लगवाया था, अपना निजी पैसा। पानी टंकी नहीं लगा? कुछ भी नहीं, हम अपना निजी पैसा से वहाँ पे 8 से 10 चापाकल लगवाया था। मैं क्लियर और चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, ये झूठ भी नहीं, मैं 8 से 10 चापाकल खरीद करके अपनी निजी पैसा से नया नगर की धरती पे हमने लगवाया था, वहाँ के लोगों को हमने दिया था पेंशन। और इसके बाद भी कई दफ़ा जहाँ तहाँ से हो सका व्यवस्था चापाकल क्या हमने किया, वो सब हमने करते गया और इस तरीक़ा से व्यवस्था को आगे बढ़ाते गया। और एक है जल नल योजना, आपने पानी के ऊपर बात करी, तो पानी की बात में क्या है कि जल नल योजना जो है, तो हमारे यहाँ 4 वार्ड को मिला करके एक मीनार तैयार हो रहा है, जो डुमरेल सामुदायिक भवन के पास है, वो मीनार तैयार हो रहा है। और उस मीनार में जो है बाधा उत्पन्न हो चुका है, ज़मीन विवाद खड़ा हो गया है, लगभग अर्धनिर्मित पड़ा हुआ है। पाइपलाइन का काम हमारे यहाँ 50% लगभग पूरा हो चुका है। सब जगह नया नया सड़क को तोड़ करके पाइप तो बिछा दिया गया, लेकिन पानी सप्लाई है नहीं, और मुझे लगता है कि पानी का सप्लाई अभी होगा भी नहीं। इसलिए लगातार सहरसा में बारिश से जो जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल, क्योंकि जल मीनार यदि तैयार नहीं होता है, अगर वो जल मीनार में ही यदि पानी नहीं आएगा तो फिर सप्लाई कहाँ से होगा, ये समस्या है। शौचालय में क्या चल रहा है अपने? शौचालय के बारे में यदि मैं बताना चाहूँ तो ये देखिए, मुझे लगता है कि हमने पूरे भारत के रिकॉर्ड को तोड़ चुका हूँ, और मैं इतना बोलना भी नहीं चाहिए। अगर मैं उतना बोलता हूँ तो कहीं न कहीं मेरे ऊपर उंगली फिर जाएगा। हमने इस वार्ड के लोगों को शौचालय के मद में सभी परिवार को, सब जना, जितने लोगों उतना शौचालय, जितना खाता उतना शौचालय, जितना खाता उतना शौचालय। अगर उसमें 10-20 लोग छूट गया होगा उसको छोड़ दीजिए। मेरे वार्ड में जितना खाता खुला हुआ है, जिनके पास अकाउंट नंबर है, उन सभी के खाता में शौचालय की पैसा, डस्टबिन, ये शौचालय हो गया। इसमें संख्या बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर संख्या बताते हैं तो एक क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, इसलिए स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जितनी खाता उतना शौचालय। आइए, शौचालय की दूसरी व्यवस्था, नया नगर की ज़मीन पे हमने भव्य सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था किसी एनजीओ के माध्यम से हमने करवाया। हमने प्रयास किया, हमने बनवाया नहीं, वो एनजीओ आकर के खुद बनाया, लेकिन मेरा प्रयास रहता है। वहाँ 8 सीटेड शौचालय, इतनी सुंदर शौचालय देख करके आप भी हैरत हो जाएंगे कि इतनी छोटी सी ऐसी मोहल्ला में इतना सुंदर शौचालय कहाँ से हो गया। 8 सीटेड शौचालय हो गया। और उसके बाद चलंत शौचालय का जो नगर परिषद में गाड़ी होता है, जिसको भाड़ा में बुक किया जाना था, उस चलंत शौचालय को हमने एक पीस को ला करके इस वार्ड में परमानेंट रूप से दे दिया कि आप लोग इसका उपयोग करते रहें। मेरी अभी भी लगा हुआ है, चक्का वाला। उस चूँकि वो चलंत शौचालय इसलिए था कि शादी विवाह और किसी फंक्शन में उसको यूज किया जाना था, उससे भाड़ा वसूला जाना था, वो नगर परिषद की आमदनी में शामिल होना था। लेकिन उसको हमने हमेशा के लिए सुंदर तरीका से बात व्यवहार में करके, कोशिश करके, प्रयास करके हम अपने माननीय, अपने बड़े लोगों से, हम अपने चेयरमैन साहब श्रीमती रेणु सिन्हा जी से भी हमने कोशिश किया, वो हमारे दीदी भी हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। तो हमने प्रयास करके इस वार्ड में चलंत शौचालय परमानेंट रूप से हमने दे दिया। तो शौचालय माध्यम व्यवस्था में भी हमने इस तरीका से कचरा निपटान के लिए डस्टबिन, कचरा की अगर बात है, साफ सफाई की व्यवस्था है। और साफ सफाई की व्यवस्था में
चूँकि हमारे वार्ड में जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, मैं बताया पहले भी कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई साहब आवास की, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेंशन की, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत था गैस कनेक्शन की, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत था सड़क की, और हमारे यहाँ की ज़रूरत साफ सफाई की बहुत ज़्यादा, उतनी ज़्यादा सघन मात्रा में मेरे यहाँ ज़रूरत उतना नहीं था, जो फैक्ट है। देखिए, कभी कदार स्पष्ट भी और अच्छा भी बोलना चाहिए, अच्छा बोलने से बहुत क्लियर भी रहता है। हो सकता है मेरे लोग सुनेंगे तो कहेंगे क्या कि ये निगेटिव तो नहीं, मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बहुत स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर शंकर चौक पर यदि गंदगी फैल जाए तो क्या स्थिति होगा भाई साहब, डीबी रोड में यदि गंदगी फैल जाए तो क्या व्यवस्था होगा, गंगजला में यदि कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा संख्या में जमा हो जाएगा तो क्या होगा, हटिया गाछी में यदि कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा संख्या में जमा होगा तो क्या होगा। तो वहाँ पे चौक चौराहा जो है, शहर का जो अंदर का भाग है, वहाँ पे कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ज़रा सा देहात और गांव की व्यवस्था है, यहाँ पे ज़रा सा चल भी सकता है और यहाँ पे उतना लगता भी नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि इसके लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई थी नगर परिषद की ओर से, विभाग की ओर से। हमने यहाँ के लोगों को डस्टबिन के लिए बाल्टी का उपयोग करने के लिए कहा गया था कि गीला कचरा और सूखा कचरा का उपयोग 2 बाल्टी देना था, एक बाल्टी सूखा कचरा के लिए और दूसरा बाल्टी गीला कचरा के लिए। तो उसमें क्या किया हमने, 6000 बाल्टी की व्यवस्था हमने करी इस वार्ड के लिए। कितना? 6000। बहुत स्पष्ट बोलते हैं, खूब जोर से बोलते हैं, कोई धड़ी धोखा नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब 600 बाल्टी आप कहाँ से, कैसे, किस तरह, क्या ज़रूरत इतना? अरे भाई साहब, मेरे यहाँ गरीब लोग हैं, पानी पिएगा, उसी से पानी पिएगा, कचरा भी फेंकेगा, नहाएगा भी, क्या दिक्कत है? मुझे तो सेवा करना है ना, इस तरह से गरीबों का भला करना है, गरीबों का भला करना है। भाई साहब क्या बताऊं, वो बाल्टी आज भी मेरे यहाँ काम कर रहा है। जिस दरवाजे पे आप जाएंगे उस दरवाजा पे एक बाल्टी नज़र आ जाएगा, और वो बाल्टी अगर हमने दिया, हमने नाजायज़ नहीं किया है। अगर बाल्टी के रूप में ही अगर हमारी माता बहन और गरीब लोग अगर उसका उपयोग कर रही हैं तो ये मेरे लिए और सबके लिए ये खुशी की बात होनी जरूर चाहिए। देख पा रहे हैं लगातार जी। दूसरा चीज़, कचरा की व्यवस्था के रूप में हमने 6 से 7 दफ़ा ट्रॉली की व्यवस्था भी करवाई, बड़ा बड़ा डस्ट कचरा फेंकने के लिए, जिसमें कि 2 से 3 कुंटल कचरा एक जगह एकत्रित किया जा सकता था। उस बड़ा बड़ा ड्रम को भी हमने लगवाया। छोटा वाला घरकाने वाला जो होता है, खिसका करके ले जाने वाला पहियादार युक्त, उस डस्टबिन को भी हमने वार्ड में कई जगह लगवाया। यानी कि कई प्रकार का, अनेकों प्रकार का डस्टबिन अनेकों बार हमने लगवाया। ऐसा नहीं कि हमने ही लगवाया, और लोग भी लगवाया, और भी वार्ड में लगवाया, लेकिन बाल्टी मेरे जैसे इतना किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। और कचरा की व्यवस्था और साफ़ सफाई के लिए हमारे यहाँ सफाई कर्मी की व्यवस्था है, और नगर परिषद से वो आते हैं और वार्ड की साफ़ सफाई जहाँ तक होता करते हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कि इस वार्ड में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना जहाँ तक होता मिला जुला करके काम करके वो निकल जाता है। लेकिन इतना भी नहीं है कि अगर उस मल्लिक जो हमारे यहाँ जो मल्लिक जो सफाई कर्मी काम करते हैं, अगर रात में भी यदि किसी के यहाँ कुत्ता मर जाए, अगर मैं फ़ोन कर दूं तो क्या मजाल है कि 12 बजे आकर के वो कुत्ता को हटा करके चले जाते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो सफाई कर्मी मेरे यहाँ काम करते हैं। इसलिए उनको ज़रा सा सुविधा ज़रूर है इस वार्ड में कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन काम भी करते हैं जगह जगह पे। तो सफाई की व्यवस्था मेरे यहाँ मिला जुला करके जो है सम्मानजनक स्थिति सब ठीक ठाक ही है, और देहात एरिया है, मिला जुला करके बढ़िया कहा है। देख पा रहे हैं, सुन लिया आपने मिथिलेश झा को। लगातार इनका कहना है कि विकास का काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
तो ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पे हमें वोट दीजिए। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। क्षेत्र के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।